फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे जीएस में। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम एमसीक्यू के तौर पे देखेंगे, तो आप भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, कानूर ने, गैरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल, मुसोलिनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी के द्वारा यंग यूरोप का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? मेटरनिख, मेजनी, नेपोलियन, गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपोलियन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये नेपोलियन था। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी, नेपोलियन, मेटरनिख, गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, नेपोलियन, कोसूथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरिबाल्डी था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। सही आंसर होगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंटर काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मार्क इसके लिए उत्तरदायी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिस्मार्क होगा इसका आंसर। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी। आपको बताना इसमें से चारों में से किसका संबंध नहीं था। 3 का होगा, 1 का नहीं होगा, तो इसमें बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है, प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निरंकुश शासन फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है,
फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, नेपोलियन को, वॉल्टेयर को, दिदरो को, रूसो को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूसो को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? 4 ऑप्शन है, व्यवसाय पिका सभा, संविधान सभा, नेशनल कन्वेंशन, डायरेक्टरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा में फ्रांस के द्वारा मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 4 अगस्त 1789, 18 नवंबर 1789, 24 सितंबर 1789, 21 मई 1789। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांस में सामंतवाद का अंत भी हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कहता है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, सूर्यो वंश, जार शाही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्यो वंश का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को, जर्मनी को, इटली को, ब्रिटेन को। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनान का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज, शिवाजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ। आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1860 में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हीगेल, अस्टर्ड, जैकब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीगेल से प्रभावित था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपको बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, 1815 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक,
नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एडवर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी 5 था। कितना था? 5 था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? आपको बताना है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांस पेडेन संघ, सीसे पलाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। राइन संघ, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1801 में, 1791 में, 1789 में, 1804 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में है मेदरनिख क्या था? आपको बताना है मेदरनिख क्या था। मेदरनिख क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी, तानाशाही, प्रजातांत्रिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोर प्रतिक्रियावादी था। मेदरनिख कौन था? तो घोर प्रतिक्रियावादी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? 1847 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? आपको बताना है कि मेटरनिख कौन था। रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रसा का चांसलर। तो मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में है मेजिनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? आपको बताना है मेजिनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? यंग यूरोप, क्रांति सेना, विक्ट्रीन, यंग इटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यंग यूरोप का स्थापना मेजिनी के द्वारा 1834 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक हेटारिया, डायट। इसका संबंध सही आंसर होगा कार्बोनारी से था। किससे था? कार्बोनारी से मेजिनी का संबंध था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में है जालवेराइन। जालवेराइन एक संस्था थी। जालवेराइन एक संस्था थी। आपको बताना है जालवेराइन एक कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की संस्था थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, नेपल्स ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रसा के द्वारा जालवेराइन का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में है हंगरी की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, रोम,
पेरिस, मास्को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में है हंगरी की भाषा क्या थी? आपको बताना है हंगरी की भाषा क्या थी? फ्रेंच, पोलिश, म्यांमार, इतालवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, कोसुथ, मेटरनिख, गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोसुथ के द्वारा हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में है हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपको बताना है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा की, सार्डिनिया की, नेपल्स की, ऑस्ट्रिया की। इसका सही आंसर होगा कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया का क्या हुआ था? पराजय हुआ था। अगला प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? आपको बताना है सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? रोम इटली, ऑस्ट्रिया प्रसा, भारत पाकिस्तान, चीन म्यांमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस, इटली रोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? प्रश्न संख्या 45 कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपको बताना है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, फ्रांस की, यूनान की या तुर्की की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की की पराजय हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? प्रश्न संख्या 48 में है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1840 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1853-54 में और 1856 में। इसका सही आंसर होगा 1853-54 के बीच क्या हुआ था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में है कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1810 ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50वां नंबर प्रश्न में है काउंटर काबुर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पद पर काउंटर काबू को विक्टर इमैनुएल ने नियुक्त किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण, गौरवपूर्ण क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस की क्रांति से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम वंड ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपको बताना है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, मेजनी ने, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने? इसका सही आंसर होगा गैरिबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। इसमें कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपको बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1863 ईस्वी में, 1864 में, 1871 में, 1872 में? इसका सही आंसर होगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। इसमें कहता है, वर्साय की संधि कब हुई थी? आपको बताना है वर्साय की संधि कब हुई थी? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1923 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 56 में है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? आपको बताना है 56 नंबर क्वेश्चन में, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का प्रतीक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। इसमें है, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? आपको बताना है इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? शेक्सपियर, लॉर्ड वायरन, मिल्टन और उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन कौन थे? तो ये कवि थे जो इंग्लैंड के कवि थे, यूनानियों की स्वतंत्रता संग्राम में यूनान में ही क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपको बताना है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में है, चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ था? आपको बताना है चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। इसमें है, वार एंड पीस किसकी रचना? आपको बताना है वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। इसमें है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपको बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इसमें कहता है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, गैस्टीन की संधि, डेनमार्क की संधि, प्राग की संधि?
63 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। इसमें है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख, गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर होगा मेटरनिख के द्वारा ये कहा गया था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? आपको बताना है, काउंटर काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुएल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंटर काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेडान में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुई थी? आपको इसका जवाब देना है। तुर्की और रूस, तुर्की और ब्रिटेन, तुर्की और पोलैंड, तुर्की और मिस्र। इसका सही आंसर होगा तुर्की और रूस के बीच में 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। इसमें कहता है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तीतसीन, कैटन, होचिमिन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो इस तीनों में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? आपको बताना है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था 1830 की क्रांति के बाद। और आज का आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, फांसीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था। तो ये थे इस चैप्टर के 70 सबसे महत्वपूर्ण VVI प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।